नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र राउंडअप और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से जुड़ी कुछ खास खबरों की। साथ ही डालेंगे नजर लोकतंत्र और संसद भवन परिसर से जुड़ी तमाम गतिविधियों पर। तो शुरुआत करते हैं लोकतंत्र राउंडअप की, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। खेलों में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रपति भवन में सम्मान समारोह का आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खेल और साहसिक पुरस्कार 2023 से किया सम्मानित। 2023 के लिए 26 खिलाड़ियों को मिला अर्जुन पुरस्कार। उपराष्ट्रपति ने हमीरपुर में एनआईटी के छात्रों और शिक्षकों को किया संबोधित। कहा, 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य में युवाओं की विशेष भूमिका। तेजी से बढ़ता भारत जल्द ही दुनिया के कई देशों को पीछे छोड़ेगा। 10वें वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री का संबोधन। कहा, आर्थिक सुधारों पर दृष्टिकोण साझा करने और भारत की विकास यात्रा को सुदृढ़ बनाने का मंच है सम्मेलन। 34 सहभागी देश और 16 भागीदार संगठनों ने लिया हिस्सा। लोकसभा अध्यक्ष ने मध्य प्रदेश विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम को किया संबोधित। कहा, विधायी निकायों में अनुशासन, शालीनता और उत्पादकता में कमी चिंता का विषय। जनप्रतिनिधियों को जनता की अपेक्षाओं के लिए निष्ठा से काम करने का दिया सुझाव। लोकसभा सचिवालय की स्थापना की 55वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में संसद भवन परिसर में कार्यक्रम का आयोजन। लोकसभा अध्यक्ष ने उत्कृष्ट कार्यों के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को किया सम्मानित। संबोधन में कहा कि जनप्रतिनिधियों को जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में सचिवालय के कर्मचारियों की निष्ठा सराहनीय। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कार 2023 प्रदान किए। इन पुरस्कारों में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023, द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023, अर्जुन पुरस्कार 2023, ध्यानचंद पुरस्कार 2023, तेंजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 और मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2023 शामिल हैं। ये पुरस्कार खिलाड़ियों, संस्थाओं और प्रशिक्षकों को खेल में उनके सराहनीय योगदान के लिए दिए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में खेल और साहसिक पुरस्कार 2023 प्रदान किए। इन पुरस्कारों में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023, द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023, अर्जुन पुरस्कार 2023, ध्यानचंद पुरस्कार 2023, तेंजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 और मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2023 शामिल हैं। श्री मोहम्मद शमी सम्मानित किए जाने वालों में क्रिकेट खिलाड़ी मोहम्मद शमी, तीरंदाज ओजस प्रवीण देवताले और आदिति गोपीचंद स्वामी उन खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्हें अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया। श्री कृष्ण बहादुर पाठक। इसके अलावा हॉकी खिलाड़ी कृष्ण बहादुर पाठक और पी सुशीला चानू, खो खो खिलाड़ी नसरीन और पैरा केनोइंग खिलाड़ी प्राची यादव को भी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कुश्ती के प्रशिक्षक ललित कुमार, शतरंज के प्रशिक्षक आर.बी. रमेश, हॉकी के प्रशिक्षक शिवेंद्र सिंह समेत कई और प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किए गए। बैडमिंटन के लिए मंजूषा कंवर, हॉकी में विनीत कुमार शर्मा और कबड्डी में कविता सिल्वाराज को खेलों में जीवन भर की उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। समारोह में बेंगलुरु के जेएमसम विश्वविद्यालय और ओडिशा खनन निगम लिमिटेड को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया गया। इस अवसर पर साहसिक पुरस्कार 2023 से भी सम्मानित किया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के भारत मंडपम में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 पुरस्कार प्रदान किए। 1 लाख से कम जनसंख्या वाली श्रेणी में महाराष्ट्र में सासवाद, छत्तीसगढ़ में पाटन और महाराष्ट्र में लोनावला ने स्वच्छ शहरों में 3 शीर्ष स्थान हासिल किए हैं। इस बीच महाराष्ट्र को राज्यों की श्रेणी में स्वच्छता के लिए पहला पुरस्कार, मध्य प्रदेश को द्वितीय पुरस्कार और छत्तीसगढ़ को तीसरा स्वच्छ राज्य पुरस्कार दिया गया। उत्तर प्रदेश से वाराणसी और प्रयागराज ने स्वच्छ गंगा नगरों में से 2 शीर्ष स्थान प्राप्त किए।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि केंद्र सरकार और दूसरे संगठनों ने देश में स्वच्छ भारत मिशन को महत्वपूर्ण आंदोलन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन इससे जुड़े लाखों लोगों को आजीविका प्रदान करता है। स्वच्छता अभियान को जन आंदोलन का रूप देने में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, विभिन्न संगठनों, जागरूक नागरिकों और सबसे बढ़कर हमारी सफाई मित्रों ने निष्ठापूर्वक योगदान दिया है। ये पूरे देश के लिए गर्व की बात है कि पिछली गांधी जयंती के एक दिन पहले यानी 1 अक्टूबर के दिन प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से करोड़ों देशवासियों ने स्वच्छता के लिए श्रमदान करते हुए 1 तारीख 1 घंटा एक साथ कार्यक्रम को सफल बनाया है। ऐसा करके हमारे देशवासियों ने राष्ट्रपिता को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। बढ़ते अगली खबर की ओर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में एनआईटी के छात्रों और शिक्षकों को संबोधित किया। कार्यक्रम का विषय विकसित भारत एट 2047 में युवाओं की भूमिका रखा गया। छात्रों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत जिस तेज गति से आगे बढ़ रहा है, जल्द ही दुनिया के कई देशों को पीछे छोड़ देगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह भारत की सदी है और 2030 तक भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया में अनुसंधान और विकास कॉरपोरेट सेक्टर द्वारा संचालित है, लिहाजा भारत के कॉरपोरेट लीडर्स और व्यापारियों को बड़ी संस्थाओं की तरक्की पर फोकस करना चाहिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में एनआईटी के छात्रों और शिक्षकों को संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने भारत में अद्वितीय जनसांख्यिकी लाभ पर जोर दिया। साथ ही बताया कि भारत में 65% आबादी 35 वर्ष से कम उम्र की है। उपराष्ट्रपति ने युवाओं से भौगोलिक सीमाओं से परे देखने का आह्वान किया। साथ ही 2012 और 13 में फ्रेजाइल 5 का हिस्सा बनने से लेकर अर्थव्यवस्था की परिवर्तनकारी यात्रा पर भी जोर दिया। Boys and girls, Bismarck used to say, "Let the winds of change blow." Germans are enormously talented people, but they'll be getting a major setback in 2030. Their setback will be that Bharat would have overtaken their economy and will be the third largest economy. But notwithstanding that, Germans say something in particular. We have to follow them in several situations. And therefore I would urge you that we must look beyond our barriers. We must look beyond our geographical boundaries. And that is why the German Bismarck said, "Let the winds of change blow all over." From that perspective, being chairman of the Indian Council of World Affairs, I would catalyze a memorandum of understanding between this institute and Indian Council of World Affairs in next 1 month. महिला सशक्तिकरण पर केंद्र सरकार के प्रयासों का जिक्र करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि महिलाएं अंतरिक्ष से लेकर लड़ाकू पायलट और वैश्विक कॉरपोरेट प्रणाली तक जीवन के हर पहलू में प्रभावशाली योगदान दे रही हैं। I know the power of womanhood, enormous power. When we talk of Chandrayaan 3, we talk of the rocket woman. When we talk of a fighter pilot, we talk of a woman. Every aspect of life which makes us proud, woman-led contribution is great. If you look around the globe, and this is your concern because that's where you will be stepping out in the larger world, look at the participation of our women in global corporate system. कार्यक्रम के दौरान हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला, केंद्रीय खेल एवं युवा मामले, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, हमीरपुर एनआईटी के निदेशक और अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। बढ़ते अगली खबर की ओर। गुजरात के गांधीनगर में 10वें वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल समिट का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि नए सपने, नए संकल्पों और निरंतर उपलब्धियों का समय है। एक विश्व, एक परिवार, एक भविष्य के सिद्धांत अब वैश्विक कल्याण की पहली शर्त बन गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व मित्र की भूमिका में है और लगातार आगे बढ़ रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में 10वें वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये नए सपनों, नए संकल्पों और निरंतर उपलब्धियों का समय है। एक विश्व, एक परिवार, एक भविष्य के सिद्धांत अब वैश्विक कल्याण की पहली शर्त बन गए हैं। प्रधानमंत्री ने 2047 तक भारत को विकसित बनाने का संकल्प दोहराया, जिससे कि अगले 25 वर्ष देश के अमृतकाल बनेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि समिट ने नए विचारों को दिखाया है, निवेश और रिटर्न के लिए रास्ते खोले हैं। अब भारत अगले 25 वर्षों के लक्ष्य पर काम कर रहा है। जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष मनाएगा, तब तक हमने भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य रखा है। और इसलिए ये 25 साल का कार्यकाल भारत का अमृतकाल है। ये नए सपने, नए संकल्प और नित्य नूतन सिद्धियों का कार्यकाल है। इस अमृतकाल में ये पहली वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट हो रही है और इसलिए इसका महत्व और बढ़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन के उद्घाटन से एक दिन पहले गांधीनगर में देश के सबसे बड़े वैश्विक व्यापार कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप न्यूसी और पूर्वी तिमोर के राष्ट्रपति जोस रामोस होर्टा, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल मौजूद थे। ये ट्रेड शो विभिन्न कंपनियों के नवाचार और गुजरात में निवेश क्षमता को प्रदर्शित करता है। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन भारत का अब तक का सबसे बड़ा वैश्विक ट्रेड शो है। 5 दिन के सम्मेलन में कुल 100 अतिथि देश और 33 देश भागीदार के रूप में सम्मिलित हुए। बढ़ते अगली खबर की ओर। संसद भवन परिसर में लोकसभा सचिवालय की स्थापना की 95वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। समारोह को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था से जुड़ाव हमारे लिए गौरव का विषय है। अनुशासन और समर्पण भाव से काम करते हुए लोकसभा सचिवालय ने जनप्रतिनिधियों को जनता की आशाओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में लोकसभा सचिवालय की स्थापना की 95वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस उपलक्ष्य में संसद भवन परिसर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सचिवालय को समर्पण और प्रतिबद्धता का एक उत्कृष्ट उदाहरण बनाने की दिशा में यहाँ के अधिकारियों और कर्मचारियों की निष्ठा और कड़ी मेहनत सराहनीय है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि संसद जनता के प्रतिनिधियों की सबसे बड़ी सभा है और जनप्रतिनिधियों के रूप में सांसद नागरिकों की समस्याओं को दूर करने, जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने और उनकी सामाजिक आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए यहाँ प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में सचिवालय के कर्मियों की विशेष भूमिका होती है। आज हम सबको गर्व है कि दुनिया के कई लोकतांत्रिक संस्थाओं को भारत की यह संसद समय समय पर प्रशिक्षण देती है और यहां के कामकाज को देखने, अनुभव सीखने के लिए दुनिया के कई संसद सचिवालय के कर्मचारी भी यहां पर आते हैं और इसी समर्पण प्रतिबद्धता से यहां के अधिकारी कर्मचारियों ने काम कर इस संस्था की प्रतिष्ठा बढ़ाई है, इस संस्था का गौरव बढ़ाया है और इस संस्था की विशिष्टता, प्रामाणिकता बढ़ाई है।
इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्य क्षेत्र और खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मध्य प्रदेश विधानसभा भवन में आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने विधायकों से कहा कि हमारे अनुभव और ज्ञान का लाभ विधानसभा के माध्यम से जनता को मिलना चाहिए। सदन में गरिमा और शालीनता से चर्चा होगी तो बेहतर परिणाम सुनिश्चित हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्यों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने विधायी निकायों में अनुशासन और शालीनता में लगातार आ रही गिरावट पर चिंता जाहिर की। साथ ही बहस और चर्चा के मंच के रूप में विधानमंडलों के महत्व पर जोर देते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सभागृह में कुछ हद तक शोर शराबा और हंगामा होना स्वाभाविक है, लेकिन अक्सर सभा में अशांति और अव्यवस्था होने से अराजकता पैदा होती है, जिससे कि समय और संसाधनों का नुकसान होता है और लोगों में विधानमंडलों की विश्वसनीयता कम होती है। लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था विधानसभा है, लोकसभा है। ये विधानसभा लोकसभा कैसे चलनी चाहिए, ये जिम्मेदारी माननीय विधायकों की है। संस्था की कार्यप्रणाली, उसकी सर्वश्रेष्ठता है, लेकिन उसमें काम करने वाले, उसमें अपने दायित्व को निभाने वाले, उसकी हिस्सेदारी वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है कि हम लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से कैसे बेहतर परिणाम ला सकते हैं, कैसे हम सामाजिक आर्थिक कल्याण के साथ राजनीतिक परिदृश्य के अंदर एक विकास की नई अवधारणा खड़ा कर हम नैतिक रूप से काम करते हुए एक व्यापक बदलाव अपने अपने राज्यों में ला सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि जनता अपने बेहतर भविष्य के लिए जनप्रतिनिधियों पर बहुत भरोसा करती है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को रचनात्मक तरीके से पूरा करने का प्रयास करें। साथ ही इस बात पर जोर दिया कि विधानमंडलों में विधायकों का आचरण हमेशा उच्च गुणवत्ता वाला, अनुशासित और शालीनता से युक्त होना चाहिए, जिसके लिए सभी हितधारकों द्वारा गंभीर प्रयास किए जाने की जरूरत है। आप विधायक के रूप में जहां जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं तो पूरी करेंगे सही, लेकिन उसके साथ साथ किस तरीके से हम प्रदेश के सर्वांगीण विकास की योजना बनाएंगे। विधानमंडल हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रमुख संस्था होती है और इस नाते राज्य का लोकतांत्रिक संस्थाओं का सर्वोच्च सदन होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम राज्य के विकास के लिए और राज्य की जनता की आकांक्षाओं के लिए इस विधानमंडल में चर्चा करें। कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। बढ़ते अगली खबर की ओर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन परिसर में बुल्गारिया की नेशनल असेंबली के प्रेसिडेंट के नेतृत्व में भारत दौरे पर आए संसदीय शिष्टमंडल के साथ बैठक की। बैठक के दौरान भारत और बुल्गारिया के बीच वर्षों पुराने सुदृढ़ मैत्रीपूर्ण संबंधों का जिक्र करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि दोनों देश लोकतंत्र, रूल ऑफ लॉ, जन केंद्रित शासन और व्यवस्था और पारदर्शिता के साझे मूल्यों में विश्वास करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन परिसर में रिपब्लिक ऑफ बुल्गारिया की नेशनल असेंबली के प्रेसिडेंट रोसेन जेलियाज़कोव के नेतृत्व में भारत के दौरे पर आए संसदीय शिष्टमंडल के साथ बैठक की। भारत और बुल्गारिया के बीच वर्षों पुराने और सुदृढ़ मैत्रीपूर्ण संबंधों का जिक्र करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि दोनों देश लोकतंत्र, रूल ऑफ लॉ, जन केंद्रित शासन व्यवस्था और पारदर्शिता के साझे मूल्यों में विश्वास करते हैं।
दोनों देशों के घनिष्ठ संसदीय संबंधों पर चर्चा के दौरान बुल्गारिया की नेशनल असेंबली में फ्रेंडशिप ग्रुप फॉर इंडिया के गठन पर लोकसभा अध्यक्ष ने खुशी जताई। साथ ही भरोसा जताया कि ये समूह दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ करने में सक्रिय योगदान देगा। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि आजादी के 75 वर्षों में भारतीय लोकतंत्र और अधिक मजबूत हुआ है और इसकी जड़ें और गहरी हुई हैं। दोनों देशों के साझे मूल्यों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की शक्ति के कारण आज दोनों देश विकास और समृद्धि के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित पंचायत से पार्लियामेंट तक कार्यक्रम में देश भर से आई ग्राम पंचायतों और नगरीय निकायों की महिला जनप्रतिनिधियों से संवाद किया। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि ग्रामीण और शहरी विकास से जुड़ी महिला जनप्रतिनिधियों के लिए केंद्रीय कक्ष में अपने अनुभव और बेस्ट प्रैक्टिस साझा करना गौरवशाली अवसर है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत विभिन्नताओं में एकता का देश है और सभी को जोड़ने का काम हमारा लोकतंत्र कर रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थायी निकायों की महिला प्रतिनिधियों के लिए आयोजित पंचायत से संसद तक कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि महिलाओं के नेतृत्व में भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हाल ही में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम का जिक्र करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संसद के नए भवन में आयोजित पहले ही सत्र में इस ऐतिहासिक अधिनियम को पारित किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि हमारे संविधान के उद्देश्यों और महिला पुरुष समानता की वर्तमान वास्तविकताओं के बीच का फासला अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। सरकार द्वारा हाल ही में की गई इस पहल से महिलाओं को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन में मुख्यधारा में लाने के लिए समान अवसर प्राप्त हुए हैं। यह हमारे लोकतंत्र की ताकत है और मैं यहां बैठे देख रहा हूं कि दूर दराज गांव के अंचल से, पिछड़े इलाकों से आज महिलाएं गांव के सरपंच के रूप में नेतृत्व कर रही हैं और उन्होंने विकास के ऐसे ऐसे योजना बनाई है, ऐसे ऐसा इनोवेशन किया, रिसर्च किया है कि गांव की तस्वीर और तकदीर को परिवर्तन कर दी है। गांव के लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत करना, महिलाओं का आर्थिक स्वावलंबन करना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, नौजवानों को रोजगार से जोड़ना और गांव में आत्मनिर्भरता के आधार पर भारत को आत्मनिर्भर बनाने का अगर मॉडल है तो दुनिया के अंदर भारत के गांव के अंदर। लोकसभा अध्यक्ष ने इस बात पर भी जोर दिया कि पंचायतों को अपनी प्राथमिकताएं खुद तय करनी चाहिए, अपनी योजनाएं बनानी चाहिए और उन्हें ग्रामवासियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों या नेताओं की भागीदारी से लागू करना चाहिए। भारत एक देश है जहां अलग अलग संस्कृति, अलग अलग विचारधारा, अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग खान पान, जितनी हमारी विविधताएं हैं उतनी विविधता दुनिया में किसी देश में नहीं है। लेकिन इतनी विविधता होने के बाद भी हम सबको जोड़ने का काम ये लोकतंत्र कर रहा है और इसीलिए 75 वर्ष के अंदर 300 से ज्यादा, 17 से ज्यादा आम चुनाव हुए, सहज रूप से सत्ता का हस्तांतरण हुआ। हमारी सबसे मजबूत ग्राम पंचायत इकाई के अंदर भी लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुनाव होता है। हमारी शहर की नगर निगम, नगर पालिका के अंदर भी हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुनाव होता है और उसके चुने हुए जनप्रतिनिधि गांव में विकास की योजनाएं बनाते हैं, शहरों में विकास की योजनाएं बनाते हैं और ग्राम सभा के माध्यम से गांव में चर्चा कर कर, संवाद कर कर, विचार विमर्श कर कर किस तरीके से हम हमारे गांव को समृद्ध बनाए, विकसित बनाए, इसके लिए लगातार आप चर्चा करते रहते हैं। बता दें कि पंचायतों
और शहरी स्थानीय निकायों की महिला प्रतिनिधियों के लिए ये जागरूकता कार्यक्रम ICPS द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग के समन्वय से आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर महिला नेताओं का सशक्तिकरण करना रहा। बढ़ते आगे, लोकतंत्र में संसदीय समितियों का अहम स्थान है। समय समय पर इन संसदीय समितियों की बैठक होती है। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के बाद ये समितियां अपनी रिपोर्ट सभा के समक्ष रखती हैं। तो आइए जान लेते हैं सप्ताह लोकसभा में किन किन संसदीय समितियों की बैठक हुई। लोकसभा में संसदीय समितियों की बैठकों पर नजर डालें तो 8 जनवरी 2024 को सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति की बैठक हुई। 9 जनवरी 2023 को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति की बैठक हुई। 9 जनवरी को ही विदेश मामलों संबंधी समिति की बैठक संपन्न हुई। 11 जनवरी 2023 को वित्त संबंधी स्थायी समिति की बैठक संपन्न हुई। तो कार्यक्रम लोकतंत्र राउंडअप में इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक जरूरी बात, आप इस कार्यक्रम को संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे संसद से जुड़ी अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।